पहले अपना लॉयर कर लो, मैं भी कर लूँ। हाँ हाँ, फिर देखते हैं। मतलब अब ईडी के ऊपर कमेंट्री दिया है तो अभी तैयार रहना पड़ेगा। अभी अभी हम तैयार रहते हैं कि कितना टाइम तक अंदर रहना पड़ेगा। एक ही लॉयर करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रिटायर्ड कॉमेडियन एंड रिजाइंड आईएएस। आज हमारे साथ वापस है कनन। तो कनन, अगर कोई पॉलिटिक्स की तरफ एस्पायर करता है, चाहे वो बिजनेस में हो या चाहे वो जॉब में हो, तो कोई अगर पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है, उससे ईडी से क्यों डर लगना चाहिए? वाई शुड अ पर्सन हु हैज पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ सर्विस और अ पोस्ट, उनको ईडी से क्यों डरना चाहिए? उनको ईडी से कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। वो एसेंशियली 2-3 एक्ट उसका देखता है। जो मेजरली हम सुनने को आता है वो जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए, सबसे ज्यादा उसी के बारे में जाना जाता है। वैसे तो पॉलिटिशियन है या फिर कोई भी हो, एज लॉन्ग एज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे तो कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ईडी जो है सब डरावना क्यों हो गया है सबके लिए, सरकार के थोड़ा सा भी अगेंस्ट बोलने लग जाता है या फिर कुछ भी बात करने लग जाता है सबके लिए, क्योंकि एकदम एक पॉलिटिकल टूल की तरह बन गया है। Law enforcement or political vendetta. The ED filed a charge sheet against Priyanka Gandhi's husband, Robert Vadra. A day later, the central agency has arrested former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel's son, Chaitanya Baghel. Mr. Kawasi Lakma was allegedly paid hefty bribes for contracts. The ED says it's still hot. The same thing which is happening during the election period. Whenever an election is there, ED and other agencies of central government will act upon. This is clearly a political vendetta. मतलब रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो ये कह रहा है कि 93% या 95% जितने भी जो पॉलिटिकल केसेस हुए हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुआ। और यही ईडी के केसेस जब 2004 से 14 यूपीए के टाइम होता था, मतलब 50-50 होता था। और 2014 के बाद जो है बिल्कुल 93% सिर्फ ऑपोजिशन रूल गवर्नमेंट, और वहां पे जो भी या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज उनके ऊपर पूरा करने लगे, जबकि मैक्सिमम बहुत सारे स्टेट्स जो है रूलिंग एक ही पार्टी का है। इसलिए ये बैठ गया सबके मन में, चाहे बिजनेस हाउसेस भी हो। जब गवर्नमेंट के फ्रेंडली बिजनेस हाउस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको डरने की जरूरत है। या पार्टी को लगता है कि कुछ पैसा आना है, अभी आना है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू या किसी के थ्रू, और बोला अपने फोन करके और वो दे नहीं रहा है, तो फिर ईडी से डरने लगने का। तो ये सारी चीज से जो है डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये छोटा सा एक यूनिट था, एनफोर्समेंट यूनिट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, कोई अलग से कानून नहीं है। जैसे सीबीआई के लिए कानून है जिसके अंदर सीबीआई आता है, ईडी के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ दैट इज एस्टैब्लिश्ड एनफोर्समेंट डायरेक्ट। ये सिंपल एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। पहले क्या करता था, ये जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर एक्ट है, जिसमें हल्का सा भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी वायलेशन हुआ है, मान लीजिए आपका लिमिट इतना था और आपने $10 और लाया जब आते हुए, तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता था। तो वो फॉरेन एक्सचेंज की कोई सा भी वायलेशन है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक यूनिट था। वो कोई भी चीज की हो सकता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो काम आएगा उस पे करने के लिए इनका मेन काम था। बाद में हम लिबरलाइज हो गए, फॉरेन करेंसीज का फ्लो जो है काफी लिबरल हो गया, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया। तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था पहले, वो क्रिमिनल ऑफेंस से अभी सिविल ऑफेंस पे आ गया। तो मान लीजिए आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया तो भी आपको एक फाइन आएगा, ठीक है। अभी भी फेमा जो है, FEMA जो कहते हैं, फेमा का जो नोडल एजेंसी जिसको फेमा के अंडर करना है वो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। उसमें पर क्रिमिनल कुछ नहीं है, आप जाके अरेस्ट कर सकते हैं, आप जाके ये सब नहीं है। वो सिविल ऑफेंस है, उसमें आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे तो कुछ फाइन होगा, और फाइन नहीं पे करेगा तो हाँ ठीक है, 90 दिन का या जो भी इम्प्रिजनमेंट रहेगा। वो 9/11 हुआ, पूरा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके टेररिस्ट फंडिंग और ये जो इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फंडिंग या फिर ड्रग फाइनेंसिंग, ये सबको देखने के लिए जो एक टास्क फोर्स है, उन्होंने सारे कंट्रीज को एक तरीके से बोला है कि आपको कुछ इस तरीके का कानून बनाना चाहिए जो डायरेक्टली टारगेटिंग टेरर फाइनेंस। तब जो कानून आया वो है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसमें मेन जो टारगेट था टेरर फाइनेंसिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके थ्रू फाइनेंसिंग। फिर बाकी सारी चीजें, उसके अंदर एक शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस आता है, उसमें फ्रॉड भी है, कहीं ना कहीं टैक्स इवेशन भी है, कुछ चीजें लिखे, करप्शन भी है, ठीक है, ये सारी चीजें लिखे हुए। इसमें क्लैरिटी था कि ईडी इसका नोडल एजेंसी रहेगा इसके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, वो क्राइम से जो पैसा मिला है, ठीक है, जो ऑफेंस इसको कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। अब वो पैसा जो है एक क्रिमिनल एक्ट से आया, तो क्रिमिनल एक्ट क्या है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ड्रग्स ट्रैफिकिंग के अंदर जो केस है वो एनडीपीएस के अंदर जो
है वो कंसर्न पुलिस या एनसीबी या जो भी है वो उसको रजिस्टर करेगा और उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। पर ईडी जो है जैसे वो एक रजिस्टर हो गया केस, तो ईडी आएगा देखने के लिए कि ये पैसा जो है ये इसका लॉन्ड्रिंग हुआ है कि नहीं। अभी तो आपने ये पैसा कमाया तो मैं तो ये अपना इनकम टैक्स में तो नहीं बोल सकता ना कि मेरा इनकम जो है ड्रग ट्रैफिकिंग से आया है। और अगर कोई भी मेजर ट्रांजैक्शन करना है, फॉर्मल ट्रांजैक्शन उसको करना है, तो कहीं ना कहीं इसको व्हाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को जो व्हाइट वॉशिंग मशीन जो हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ईडी आया था ये वॉशिंग मशीन वालों को पकड़ने के लिए। अभी तो खैर वो खुद ही वॉशिंग मशीन बन गया, वो अलग बात है। स्पेसिफिकली जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट से जो बनाया हुआ पैसा है, अगर उस पे कोई भी अगर कहीं पे ऑफेंस रजिस्टर हुआ, जरूरी नहीं है कि उसमें कन्विक्शन होना है या फिर चार्जशीट फाइल होना है, एक एफआईआर अगर हो जाता है मान लीजिए कहीं पे भी, तो वो एफआईआर के बेसिस पे ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, ये देखने के लिए कि ये पैसा जो आया है करप्शन का भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉड का भी हो सकता है, कोई सा भी चीज से हो सकता है, और ये देखने के लिए कि ये पैसा कैसे इन्होंने वाइट किया। तीसरा जो एक था वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, नीरव मोदी और ये सब कह रहा ना कि वो अभी रिसेंटली आया 2018 में शायद मेरे ख्याल से, कि जो लोग जैसे भागे इकोनॉमिक ऑफेंस करके इंडिया में, तो उनका प्रॉपर्टीज अटैच करने के लिए, उनके एसेट अटैच करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए, तो ये 3 कानून है जिसके अंदर ईडी ऑपरेट करता है, ठीक है। एक जो सबसे हमने बोला फेमा, पीएमएलए, और उस पर जो एक्चुअली मैक्सिमम काम जो होता है पीएमएलए के अंदर होता है। वो इसलिए बनाया क्योंकि उस वक्त हम किसके लिए बना रहे थे, हम बना रहे थे टेरर फाइनेंसियर्स के लिए, ड्रग फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, ये सब के लिए, ठीक है। तो हमने इसमें ऐसे ऐसे कंडीशंस डाले कि अरेस्ट विदाउट वारंट, कहीं से एक प्रेडिकेट ऑफेंस, कोई एक क्राइम रजिस्टर हो गया जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग का संभावना है आगे, और वो उसका बोलते हैं ईसीआईआर बोलते हैं, ठीक है। तो ईसीआईआर का जो है कोई कॉपी भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करके एफआईआर का कॉपी देने की जरूरत है ना नॉर्मली पुलिस या। दूसरा, आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट, अगर आपको लगता है कि हाँ रीजन टू बिलीव कि उसने ऐसा किया है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते। तीसरा, अगर वही रीजन टू बिलीव के साथ आप उसका सीज, अटैच, ये सब कर सकते हो। और अगर कोर्ट में जाता है तो बेल, नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो नहीं है, इसमें कंप्लीटली उल्टा है। बेल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 45 जो है उसके अंदर ये कहता है कि कोर्ट में आपको प्रूव करना है, कंडीशन जो कहता है कि आपने नहीं किया। इसमें अगर बेल मिलता है उससे पहले आपको कोर्ट को ये प्रूव करना पड़ेगा, बल्कि रीजनेबल ग्राउंड्स उनको देना पड़ेगा कि मैंने ये काम नहीं किया। और दूसरी बात, मैं ऐसा काम दोबारा करूंगा भी नहीं, ऐसे कोई ऑफेंस भी दोबारा करूंगा भी नहीं। ये दोनों बात जो है आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली हम पुलिस स्टेशन में जाके अगर पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एविडेंस नहीं माना जाता, पर वही पीएमएलए के अंदर अगर वो आपसे कोई स्टेटमेंट करवाता है तो उसको एविडेंस माना जाता है। दिस आर ऑल थिंग्स, ये सोच के कि टेरर फाइनेंसिंग, ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ईडी का एग्जिस्टेंस किसके लिए था। टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, दीज आर मेजर मेनेसेस इंडिया में। हमने रिसेंटली अभी टेरर अटैक के थ्रू, ठीक है, अगर एग्जांपल दे दूं तो मान लो 3000 जितने भी अमोनियम नाइट्रेट है उसको पैसा यूज करके उसको खरीदा गया है। अगर वो पैसा यूज करके खरीदा गया है, क्राइम तो ऑलरेडी एफआईआर तो हो गया है, अभी ईडी वहां पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मान लो उसने 2 करोड़ दिए या 1 करोड़, जो भी पैसा उसमें डाला है, वो पैसा किस तरीके से वो व्हाइट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि टैक्स मनी तो इनकम से तो यूज करके तो नहीं किया होगा। अगर इसने कहीं पे दिया है तो किसी ने इसको रिसीव किया होगा। अगर उसने रिसीव किया है, कौन है वो जिसने रिसीव किया है, और रिसीव किया तो उसके बाद उसने वो पैसे के साथ क्या किया, क्या उसको वाइट किया या कहीं और उसको। जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है उसके अराउंड एक पूरा फिनेंसिंग उसका रहता है, वो फिनेंसिंग का देखना काम था, उसके लिए था, ये सब प्रिवेंट करने के लिए था। तो इसलिए मेरे ख्याल से 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हाँ ये सारा चीजें ठीक है, क्योंकि हमने इस तरीके का बहुत सीरियस मामले के लिए हमने इसको रखा है। रमे फेसे जो है पीपल सिटीजन के अगेंस्ट है कि बेल नहीं मिलेगा, आपको अरेस्ट विदाउट वारंट है, आपको कॉपी नहीं मिलेगा, आपको किस चीज के लिए अरेस्ट किया गया है, ये सारी बातें जो है नॉर्मल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट, ये सब हमने ये बोल के लाया कि ये लाइक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, देश की सुरक्षा के लिए जो हमने कुछ कुछ चीजें रखे हैं जिसके कारण हम इसको वो करें। तो ये है ईडी का जो है ना रोल। तुमने जैसे सवाल पूछा, ये सब नहीं पूछा, सीधा यही पूछ रहे कि पॉलिटिशियन क्यों डरना चाहिए, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन वगैरह को क्या लेना देना इससे। वो क्यों, इसलिए क्योंकि ईडी को जिस तरीके से यूज किया गया वो सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज किया गया, वो ये है कि पॉलिटिकल बिच हंटिंग के लिए। मान लीजिए उसको हमारे तरफ लाना है, या उसको चुप कराना है, या फिर सरकार गिराना है, या चीफ मिनिस्टर को अंदर डालना है। उसके पास
विपक्ष के सभी सवालों का एक ही जवाब है और अपनी पार्टी के लोगों को चुप कराने का भी एक ही इशारा है, ईडी। और इसका एक चिलिंग इफेक्ट मैं बताता हूँ ना। समझो एक दोस्त है, वो बोलता है यार कुछ करना होगा तो बताना यार। फिर मेरे को आता है लिंक, यार ऑल्ट न्यूज या कोई वायर अपना टारगेट नहीं मीट कर पा रहा है, तो बोल रहा है यार अरे एक काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुझे पैसा देता हूँ और फिर तू एक काम कर, तू उनको मतलब 15-20 हजार रुपया एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट से देने में, जो तुम्हारा नौकरी से आया हुआ पैसा है, वो तुम ऐसे दे रहे हो जैसे तुमने कोई चोरी की है। कि अगर 15-20 हजार भी किसी को हेल्प करने के लिए देना उसका मन है हेल्प करने के लिए, बट ही स्कैर्ड, शी इज स्कैर्ड कि अरे यार वो अगर समन कर लिया मेरा नाम आ जाएगा, मेरे बॉस को फोन कर देगा कोई कि अरे तुम्हारा एम्प्लॉय बहुत फंड कर रहा है ये वो। और ये सब टाइप की चीजें हो गई है फॉर सच अ स्मॉल थिंग, बिकॉज लोग देख रहे हैं ना कि अगर 10 लाख के लिए कोई पॉलिटिशियन जेल में जा सकता है तो 20 हजार के लिए तो कोई HCL एम्प्लॉय जेल में जा ही सकता है। मतलब पता नहीं, मेरा जितना HCL की दोस्त है वो 15,000 रुपया कहीं डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, करेक्ट। नहीं मतलब चिल्लिंग इफेक्ट यहाँ तो एक है, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। अब सोच लो ये ईडी जो है 2 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करके अंदर किया, उनकी सरकार गिराने के इफेक्टिवली जितना कोशिश कर सकते हैं वो किया है। मुंद्रा पोर्ट में 3 टन हेरोइन पकड़ा, 3 टन आया तो कितना अंदर गया, ये 2021 की बात। The Enforcement Directorate has initiated a money laundering probe after the seizure of 3,000 kilograms of heroin from a Gujarat port. It is estimated to be worth a whopping 21,000 crore rupees. करीबन 20,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है। 3 टन 20,000 करोड़ की हेरोइन इंडिया में कौन लाए, इसको जांचने का जिम्मेदारी किसके पास इतना पैसा है। दिस इज व्हाट ईडी वाज फॉर। ये 3 टन या 5 टन या 10 टन हेरोइन आया, कितना बच्चे कितने परिवार बर्बाद, उनको पकड़ के अंदर डालने के लिए था। 4 साल हो गया, क्या किया? कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं समझ में आ रहा है कि कहीं पे केस हुआ, इनको पकड़ा, इनकी जो पूरा फिनेंशियल इनकी जो स्कीमिंग है, कैसे लॉन्ड्रिंग होता था, कैसे कुछ भी आ रहा है ईडी के उसमें। आयरॉनिकली जब ये न्यूज आई थी तब इन लोग बॉलीवुड के पीछे पूरा मीडिया लगा हुआ था कि 10 ग्राम पकड़ा किसी में, CPD है पकड़े हो। नहीं बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब ये 3,000 kg का न्यूज आया था, ईडी तो नहीं था ना उसमें, मेरे ख्याल से एनसीबी वगैरह गया उसमें वो करना है वो करे, वो तो अलग बात है, ठीक है, प्रेडिकेट ऑफेंस है उसके बाद तो। पर जस्ट इमेजिन टैक्स वगैरह पैसा देके, सैलरी देके, सब करके, पावर्स भी पूरा कानून बना के इसको रखा किस बात के लिए? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से हजारों करोड़ का हवाला जो है इंसर्जेंट्स और मिलिटेंट्स के थ्रू जाता है। मतलब ये रिपोर्ट है, ओपनली अवेलेबल रिपोर्ट है। ये कैसे हो रहा है इसको जांचने का, हाउ इज दिस मैकेनिज्म वर्किंग, काम किसका है? जो एक्चुअल टेररिज्म जो है या ड्रग्स है, इस पे जांच करके ये करने का काम किसका है? जनता का ये काम करने का काम किसका? ड्रग्स पे तो इतना ज्यादा, मैं घूम के आ रहा हूँ कहीं कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि सिंथेटिक ड्रग्स तक पहुंच गया इस लेवल तक। और इसके लिए एक एजेंसी है, चाहे एनसीबी मान लो चाहे ईडी मान लो, कि फाइनेंसिंग देखने के लिए नहीं किया ना अभी तक। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ हवाला ऑपरेशन, खुलेआम टेररिज्म रिलेटेड, इंसर्जेंसी रिलेटेड, मिलिटेंसी रिलेटेड। एक शायद 1 करोड़ का कुछ पकड़ा था कश्मीर में, 1 करोड़, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि उसमें क्या है, समझना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल चुका है कि एटलीस्ट कुछ तो मेहनत इन्वेस्टिगेशन पे लगाओ। इश्यू क्या है, 5-6 हजार केसेस इन्होंने कर रखा है, ये जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा केसेस। और मैक्सिमम केसेस क्या है, पॉलिटिकल केसेस में टारगेट तो क्लियर रहता है। मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ करप्शन किया गया, के खिलाफ कुछ फ्रॉड का आ गया, कुछ भी आ गया पीछे से, उसको उठा लो और उसके बेसिस बना के एक ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। उसके बाद उसका एकदम पूरा उसका फिनांस उसको खोल, तो किसी को भी डर लगेगा। ईडी का 5-6 हजार केसेस में से अभी तक 30 या 40 कन्विक्शन में आया, मतलब 1% भी नहीं। पर उन्होंने पूरा बैंक अकाउंट और एसेट्स फ्रीज करके आपका धंधा बंद करा दिया ना। वही ना, ये रेपुटेशनल लॉस तो है, बिजनेस लॉस तो है, आपकी पूरी जिंदगी। क्यों ये सब पावर्स हमने दिए थे? क्योंकि हम इनसे चाह रहे थे कि टेररिज्म की फाइनेंसिंग, राइट, हमारी मतलब बच्चों के भविष्य पूरा करे, इसलिए इनको ये पावर दिया। करप्शन जांचने के लिए तो है ना, सीबीआई है, एसीबी है, पूरी पुलिस है, सब है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है इधर। कुछ तो इन्वेस्टिगेशन आया था जिसमें 25 केस ऐसे था जिनके ऊपर टारगेट किया गया था, वो 25 के 25 भाजपा जोन के। सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी या आईटी की रेड चल रही है, सीबीआई की रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग हो रही है, केस चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, वो कुछ सालों के बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। साथ में फिर ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस भी इस पे हल्ला मचाने लगे और कहने लगे कि भाई, जैसे ममता बनर्जी कितनी बार कह चुकी हैं कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन हो गई है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, 23 उसमें से बंद कर दिया या फिर स्लो कर दिया या फिर आगे कुछ प्रोसीड नहीं हो रहा है। मतलब साफ है, तो मतलब बिल्कुल मुंह पे कर रहा है। मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि जिस बात के लिए आपको बनाया गया वो तो करो।
4 साल में हमको ये नहीं पता कर पा रहे, रिपोर्ट नहीं दे पा रहे अभी आके कि ये 3 टन हेरोइन पूरा नेटवर्क कौन है, कि किसका 20,000 करोड़ देने का, किसके पास ये कैपेसिटी। बिहार में वो जो 10,000 रुपए दिए थे ना महिलाओं को, वो 10,000 करोड़ का बजट है, मतलब वो 20,000 करोड़ के 3 टन हेरोइन मंगा रहे हैं। और ये वो है जो पकड़ा जा रहा है। एग्जैक्टली इतना टन अंदर आ रहा है, इतना ज्यादा टन अंदर आ रहा है। आप कहीं पे भी जाके शाम को देख लीजिएगा, आपको गाँव में भी अभी दिखेगा कि लोग करते हैं। कि बीड़ तालाब गांव जो है पंजाब का, जहां पर 70% लोग नशे का शिकार हैं। बीते 5 महीने में लगभग 50 लोग एक गांव के मर चुके हैं। जो बच्चा आपका खत्म हो गया उसकी क्या उम्र थी? 28 साल। 28। हरजिंदर की याद आती है? रोज आती है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरा कुछ नहीं रह गया। ईडी का काम ये था, ये सब छोड़ दिया। हम सीबीआई को बोलते थे कि केज्ड पैरट, एक तो कानून है जिसके अंदर वो बना, उसके बाद एक कमिटी है जो उस डायरेक्टर को चुनता है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, डीजीआई है और प्राइम मिनिस्टर है। तो कमिटी है जो उसको चुनता है, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर उनको प्रोसेस करना पड़ता है। सीबीआई का एक पार्लियामेंट्री ऑफसेट कमिटी है जिनको उनको जवाब देना हो, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। बहुत सारे उनकी इश्यूज है, पर कंपेयर टू ईडी इट इज सो मच बेटर फ्रेम। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके का एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को काम करना चाहिए, उसके लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क दिया है, ढांचे के अंदर वो काम करता है। ईडी कोई कानून से आया नहीं, वो तो फेमा देखने के लिए एक चीज था बस। पीएमएलए आ गया और ईडी को उसमें पावर दे दिया। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। बाकी देशों में भी जो एफएटीएफ के रिकमेंडेशन के बेसिस पे यूएस वगैरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब देखेंगे ना, एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का एक उनके एजेंसीज है, और अरेस्ट पावर्स वगैरह जो है उनकी नॉर्मल पुलिस या फिर एफबीआई या फिर मतलब जो फेडरल एजेंसी या फिर स्टेट एजेंसी उन्हीं को है। आपने क्या किया, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, हर चीज के लिए एक ही चीज, एक ही एजेंसी दी। एक ही एजेंसी। तो ऐसे कोई अगर एजेंसी आपकी लोकतंत्र में एग्जिस्ट करता है और टारगेट किसी और चीज के लिए करके शुरू किया था, और अभी किसी के भी पीछे आ सकता है। कल मान लो तुमने मेरे ऊपर डाल दिया कि इसने फ्रॉड किया है, एक कंप्लेंट आ गया, एक ऑफेंस रजिस्टर हो गया ना, फ्रॉड किया है करके, ईडी शुरू कर सकता है ना। तो इसकी कैपेसिटी भी नहीं है, इसलिए तो 50% ऑफ द केसेस जो है अभी चार्जशीट जिसको कहते हैं वहां तक पहुंचता ही नहीं है। वो एम ही नहीं है, वो एम ही नहीं है। ताकि ये जो प्रेशर करना है कि आपकी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, आपकी मतलब पूरा यू डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि बेल भी नहीं मिल सकता, क्या करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कभी बेल मिलता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट इतना परेशान होकर आपको बेल दे देता है कि भाई इसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। अभी आपका जो जिम्मेदारी है वो लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने कमाया हुआ पैसा जो है उसको आपने किस तरीके से वाइट कर दिया। ओरिजिनल ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करने का पावर आज भी नहीं है आपको। करप्शन अगर है, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने का कोई पावर नहीं है, मतलब टेक्निकल है, पर कानून तो ऐसा है, पर ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। मान लो कि फ्रॉड है, मान लो जो भी करप्शन है गलत प्रूव होगा, इसका मतलब तो कोई क्राइम था नहीं। अगर क्राइम नहीं था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी नहीं रहता, फिर तो ऑटोमेटिकली ईडी का केस बंद होना चाहिए, पर नहीं होता। और ईडी की मर्जी है कि वो बंद करने की नहीं कर, क्राइम है नहीं प्रूव हो गया, पर उनके इन्वेस्टिगेशन आगे करने की नहीं, वो अलग। जब हम टेरर के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही थी तो हमने ये एक्ट बनाया, और उसको अब हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे सिटीजन्स, ऑपोजिशन, बिजनेस ओनर्स पे। तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट शुड स्केयर एवरीबॉडी to some extent. Only thing is that they are not very efficient. हाँ, कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज भी एक ही नहीं है। ये सब मतलब नीरव मोदी और ये सब जो भी मोदी स्कैम वगैरह भी चल 2018 को हो रहा है। सबसे ज्यादा एविडेंटली वो हुआ था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। इतने सारे कंपनी थे, 100+ वाले थे, शेल कंपनी 100 करोड़ से ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिया। मतलब ये कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना रहे थे, मतलब क्लियर है कि शेल है, कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे। अगर इतने सारे कंपनी इसमें प्रॉफिट नहीं बना रहे और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा बढ़िया लॉन्ड्रिंग क्या आपको देगा। It can't get more obvious than this. इसी का ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करके इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो वो व्हाइट हो गया, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड तो व्हाइट है। ये जो लॉन्ड्रिंग हुआ है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो क्या करेगा, यही करेगा ना कि इस पे तो मुझे पक्का करना है कि ये तो सामने है आपकी, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी बता दिया, अब तो करना चाहिए उसके ऊपर। जो भी कंपनी किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन के अंदर थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया। तो जो हिसाब से ईडी चल रहा है उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ईडी इज अ गेटवे टू नेगोशिएटिंग विद द पावर इकोसिस्टम। कि अगर आप कोई कंपनी है जिसको पकड़ लिया है, तो अगर आप फिर इलेक्ट्रल वो गॉडफादर वाला टाइप नहीं, माफिया है, माफिया पार्टी का जो है ना, मतलब आई विल गिव यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज वाला। ये गणपति पे कट्टा है, ये कट्टा है, पेन जैसा दिखता है पर है तो कट्टा। यार बिजनेसमैन हो तो पैसा पार्टी को दो, मतलब एविडेंस तो यही प्रूव कर रहा है। एब्सोल्युटली। इससे इश्यू क्या रहता है, अगर इतना एविडेंटली करता है या फिर अगला सरकार भी आएगा तो वैसे ही यूज करेगा। अच्छा, इस केस में राइट्स वगैरह का ज्यादा सोचो मत, क्योंकि हम बहुत बड़े चीज की वो कर रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ तो अभी यूज हो रहा है जेएनयू के स्टूडेंट पे। मतलब जेएनयू के स्टूडेंट से कौन डरता है, मतलब जेएनयू के दूसरे स्टूडेंट नहीं डरता उससे, तो कितना ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं हम। सोचो एक्चुअल कोई यूपीए में
जो टेररिस्ट है, जिसको जो अभी चल रहा है, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किए, अगर वो है, कुछ आपके पास प्रूफ है, देन यू शुड डू इट ना। उसके खिलाफ आपकी फोकस कब यहाँ के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स सारी मेहनत अगर उस तरफ जा रहे हैं, तो कहीं जहाँ पे एक्चुअल हो रहा है वो तो आप नहीं देख पा रहे हैं। जब भी हम उस तरीके का बनाते हैं, इट इज ऑलवेज बीन मिसयूज, अब्यूज, ये दोनों हुआ ही है। कानून ये सोच के बनाता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हम इस तरीके का वो करेंगे और ये तो बड़े बड़े उसके लिए यूज करेंगे। मतलब इतनी सारे कोर्ट्स के जो कमेंट्स है ना ईडी के ऊपर, आप बिलीव नहीं करोगे कि ईडी को बोल रहे कि तुम लोग इतना पॉलिटिकल इस पे क्यों यूज हो रहा हो। ठीक है, पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी कर लोगे। Concept of prevention of money laundering act cannot be to ensure that a person should remain in jail. जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी से कहा कि आप अपनी सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। नहीं, पर ऑल्सो लॉज मिसयूज होते हैं, पर यूज भी तो होते हैं। ईडी सिर्फ मिसयूज हो रहा है। मतलब अगर 94% उनके केसेस में बन नहीं रहा है, कन्विक्शन नहीं बन रहा है, जो भी परसेंटेज हो, तो यूज है ही नहीं है एजेंसी का। अभी बिहार का केस था, पॉलिटिकली अगर मान ले कि ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, तो वहां पे जाना चाहिए ना, यू शुड इन्वेस्टिगेट। मैं नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल करप्शन को नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे और एजेंसीज है। ईडी का काम ये नहीं। एक ईडी का डायरेक्टर था, मेरे ख्याल से एसके मिश्रा या समझो, 2 साल का अपॉइंटमेंट का टेन्योर है, जनरली ये बताया हुआ है। तो 2 साल अपॉइंटमेंट टेन्योर में जो है उसके 1 साल और गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, तो लोग कोर्ट के, तो कोर्ट ने बोला है कि ऐसे करना नहीं चाहिए, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बोल के हाँ ठीक है 1 साल आपने कर दिया, पर अब और एक्सटेंड नहीं करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एक मैंडेमस दिया। क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। टेन्योर खत्म होने का ठीक 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक अमेंडमेंट लेके आया, इसमें पहले तो कहीं था नहीं ये जो ईडी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस वगैरह कहीं पे कहीं लिखा हुआ नहीं था। अपॉइंटमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी कैसे होगा, उनको डर लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये ना बोलते कि इनका भी सिलेक्शन कमेटी जो है जीपीआई का होगा वैसे ही हो। एक कानून लेके आया जिसके अंदर सीवीसी रहेगा, बाकी सारे जो है सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी पर्सनल, जो भी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स को रहेंगे। तो उसके बाद उस अमेंडमेंट के अंदर इनको फिर से एक्सटेंशन दिया और उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दिया अमेंडमेंट, तभी कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने बोला ठीक है आपने कानून बनाया और उसमें कर दिया, वो अलग बात है, और इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते, हमने क्लियर डायरेक्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन को आप ओवररूल नहीं कर सकते। अभी तो कम से कम इनको निकालो, 5 साल उनका कार्यकाल रहा। तो ये इस लेवल का यूजेज, अब्यूज या जो भी है, एक्चुअली बड़े बड़े जो केसेस होता है उसमें ईडी को करना चाहिए। वेरी सिंपल केस, अभी जैसे यूएस में किसी इंडियन बिजनेसमैन का एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इंडिपेंडेंट हुआ, इसमें उन्होंने बल्कि क्लियर पूरा किया है कि इंडिया में करीबन $250 मिलियन का करप्शन हुआ। जो ब्राइब में मिला है $250 मिलियन, वाइट किया ही होगा, लॉन्ड्रिंग तो वेल होगा उसका। एक्चुअली अगर आपको काम करना है, काम बहुत है ये देश में, बहुत है। अगर और कुछ ना करे, सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स के ही आप ध्यान देना, ये 2 चीज करे, बाकी सब छोड़ के बस इसी पे ध्यान देना, द होल कंट्री विल बी थैंकफुल। लास्ट में एक जो सोचने वाली बात है ऑडियंस के लिए ये रखना चाहता हूँ कि ये हम ऐसे स्वर्ण काल में हैं जहाँ पे सरकारें 2-2.5 साल में गिरा दी जाती है और ईडी के डायरेक्टर 5 साल पोस्ट पे रह जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। वो भी 5 साल नहीं 10 साल रहते, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बोल दिया। थोड़ी तो हमारी इज्जत रखी है। हाँ, थोड़ा तो हमारी एग्जैक्टली वैसे ही था। इतना लोअर लेवल ऑफ कन्विक्शन, इतना लो लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, इतना लो लेवल ऑफ चार्जशीट्स बीइंग फाइल्ड, पर सब जगह अरेस्ट उठाना कर डालना और फिर इधर आ जाता है तो फिर उसको ढीला करना, उसको जब टाइट करना है तो टाइट करना। पहले तो ईडी का मेरा अंडरस्टैंडिंग में तो ईडी के लिए स्पेसिफिक कानून बनना, क्योंकि अगर आप इस तरीके का पॉलिटिकल ही कर रहे हैं तो देन सेम फ्रेमवर्क का सीबीआई। और दूसरी बात जो है, लिमिट करना चाहिए इस बात को कि ओनली ऑन टेरर, ड्रग्स, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। आप मानते हो आपने कोई फ्रॉड के लिए किसी को उठा रहे हैं तो ये दोबारा कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आप टेररिज्म के लिए उठा रहे हैं या फिर ड्रग्स के लिए उठा रहे हैं तो अलग बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर यू शुड नॉट डू इट, वो करना ही नहीं चाहिए, तो दूसरे लोग करें। मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्टडी एस्पेक्ट है वो आप कर ले और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको आप रिपोर्ट दे दो, ठीक है, जो भी कंसर्न एजेंसी हो। या फिर अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मल सीआरबीसी के थ्रू करें। ये मले का स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस उठा के रैंडम पॉलिटिकल एक्शन के लिए यूज करते हैं, तो किसी के नाम पे ईडी आता है तो क्या आता है, एक व्यक्ति के ऊपर ईडी कर दिया और हम ये 99% से बोल सकते हैं कि अगला 2 हफ्ते के अंदर उनका क्या बयान है, किसको सपोर्ट करते हुए, किस तरीके का। दैट इज जस्ट रिड्यूसिंग योरसेल्फ टू अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट माफिया टाइप में। या चलो अच्छा है, हमने एटलीस्ट ये डिस्कस तो किया कि आपको ईडी से क्यों डरना चाहिए। ईडी से डरना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो या तो डरना चाहिए या तो सही से ईडी से लड़ना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से ईडी को डरना चाहिए, वो क्या ये भी सही है, ईडी को डरना चाहिए, जनता क्यों डरे। थैंक यू सो मच ये हफ्ते के डिस्कशन के लिए। अगर कोई ईडी से देखे तो थोड़ा हृदय परिवर्तन तो शायद नहीं होगा, पर नहीं शेख, तुम पहले अपना लॉयर कर लो, मैं भी करी। हाँ फिर देखते हैं। लॉयर करने से कोई फायदा नहीं है बट तो भी और फिर भी
कोशिश मतलब अब ईडी के ऊपर कमेंट्री दिया है तो अभी तैयार रहना पड़ेगा। अभी अभी हम तैयार रहते हैं कि कितना टाइम तक अंदर रहना पड़ेगा। एक ही लॉयर करते हैं।